हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 हमारा है रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स यानी कि क्षेत्रीय शक्तियाँ, यानी छोटे छोटे एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का मैप में। ये देखिए, पहले जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था ये सारा था, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर पड़ गया, वहाँ के शासक का जो कंट्रोल है वो अब वहाँ तक नहीं पहुँच पा अच्छे से हो पा रहा था, तो वो ये छोटे छोटे एरिया जो हैं अलग अलग स्वतंत्र होने लग गए। तो इन्हीं को कहा गया है रीजनल पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द वीकनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड बिगन फ्रॉम द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का जो वीकनिंग था, कमज़ोर पड़ने लग गया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही पढ़ना शुरू हो गया था। हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक पिछले चैप्टर में जब पढ़े थे हम, तो मैंने बताया था आपको उसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक की कई सारी ऐसी योजनाएं होती है जिसके कारण से लोगों को काफ़ी मतलब कि पसंद नहीं था उसकी वैसी योजनाएं। जैसे फर्स्ट था कि उसने अपनी राजधानी को दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। दौलताबाद शिफ्ट किया है, साथ ही साथ दिल्ली से सभी लोगों को, जितने भी लोग थे सबको, जानवर वगैरह सब, सामान वगैरह सब को उठा करके यहाँ तक ले गया। तो उस समय तो कोई यातायात के कोई साधन नहीं थे, गाड़ी वगैरह नहीं थे, लोगों ने इतना लंबा सफ़र पैदल से तय किया था, जिसके कारण से बहुत से लोग मर गए थे रास्ते में ही। उसके बाद फिर वापस इसने दोबारा दिल्ली शिफ्ट किया, तो फिर लोगों को वापस दिल्ली जाना पड़ा। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी और वे उसे पसंद नहीं करते थे। इस और भी कई सारे कारण थे उसने कि दोआब वाले एरिया में टैक्स लगा दिया था, जिसमें वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। तो यही सब कई सारे कारण की वजह से, और क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जिसकी कैपिटल दिल्ली में थी, तो साउथ तक कंट्रोल कर पाना उसमें मुश्किल था, क्योंकि उस समय तो ना तो टेलीफोन थे, ना तो कोई गाड़ी, ना कोई एरोप्लेन था कि अगर वहाँ पे कोई विद्रोह वगैरह हो तो तुरंत जाया जा सके। और ये शासक तो खुद ही मतलब कि जो है वो ठीक से प्रशासन नहीं चला पा रहा था। तो इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था। द सुल्तान्स वर नॉट एबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव सुपरविजन ओवर द साउदर्न प्रोविंसेस। जो सुल्तान थे वो साउथ के प्रोविंसेस यानी साउथ वाले जो प्रांत थे, राज्य थे, वहाँ पर इफ़ेक्टिव सुपरविज़न यानी कि प्रभावकारी सुपरविज़न नहीं करने पा रहे थे, योग्य नहीं थे उसमें। द रिजल्ट वाज दैट ड्यूरिंग द 15th century मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स एमर्ज इंडिया। फोरमोस्ट अमॉन्ग देम वर विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर। तो इसी का रिजल्ट ये हुआ, क्योंकि जब इनका कंट्रोल नहीं था साउथ में, अच्छा से इफेक्टिव कंट्रोल नहीं था, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 15th century में बहुत सारे स्वतंत्र साम्राज्य, बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स इंडिया में उभरने लग गए थे। इन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वह था विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ और कश्मीर। तो इन्हीं सब के बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारा है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर किंगडम वाज फाउंड बाय द टू सन्स ऑफ संगम, हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का जो फाउंडर था, जिसने उसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, वो हरिहर और बुक्का थे, और उनके पिता थे संगम। संगम का ही दो बेटे थे, संगम नाम के व्यक्ति के दो बेटे थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन 1336 with the inspiration of their guru Vidyaran, they established an independent Hindu state विद्यानगर और विजयनगर on the bank of the river तुंगभद्रा। उन्होंने 1336 CE में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 CE में अपने गुरु विद्यारण्य से इंस्पायर होकर के एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने विद्यानगर या फिर विजयनगर, जिसे विद्यानगर भी कहा जाता था या विजयनगर भी कहा जाता था, की स्थापना तुंगभद्रा रिवर के किनारे में की थी। इट इज़ नाउ कॉल्ड हम्पी, और अब इसे हम्पी कहा जाता है। बोथ द ब्रदर्स डोमिनेटेड द होल ऑफ होयसल टेरिटरीज विद द असिस्टेंस ऑफ देयर 3 ब्रदर्स। इन दोनों भाइयों ने पूरा का पूरा होयसल टेरिटरीज को अपने प्रभुत्व में ले लिया था, अपने और 3 भाइयों की सहायता से। बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर इन 1356 CE। पहले तो हरिहर बना राजा, उसके बाद उसका भाई बुक्का बना, जो 1356 CE में बना, और उसने 1377 CE तक शासन किया, और इस दौरान उसने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया।
देवराय फर्स्ट एंड देवराय सेकंड वर द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो कुछ फेमस रूलर थे वो देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड थे। इसके अलावा भी कृष्णदेव राय जो था वो लास्ट फेमस रूलर था विजयनगर एम्पायर का। ये दो तो फेमस थे ही, लेकिन जो लास्ट में सबसे फेमस हुआ उसके बाद फेमस को रूलर को नहीं आए, तो उनमें कृष्णदेव राय था जो लास्ट फेमस रूलर हुआ। ही बिलोंग टू तुलु डायनेस्टी, वो तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ही वॉज ए ग्रेट जनरल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो कृष्णदेव राय था वो एक बहुत ही ग्रेट जनरल यानी महान सेनानायक था और एक योग्य प्रशासक भी था। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुलु डायनेस्टी। तुलु डायनेस्टी का सबसे प्रेस्टिजियस पीरियड इसके शासनकाल को माना जाता है। ही हैड ए ग्रुप ऑफ 8 सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल्स नोन एज अष्टदिग्गज। उसके दरबार में 8 लोगों का एक ग्रुप था जो कि मतलब कि काफ़ी विद्वान लोगों का ग्रुप था, बुद्धिजीवियों लोगों का था, जिनको कि अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं डू यू नो में। कृष्णदेव राय यूज टू ड्रेस अप एज कॉमन मैन एंड रोम अराउंड हिज किंगडम एट नाइट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो अपने कृष्णदेव राय कॉमन मैन की तरह ड्रेस पहन करके, आम जनता की तरह ड्रेस पहन करके रात के समय में अपने साम्राज्य में घूमा करता था, ताकि उसके साम्राज्य में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको वो जान सके। तेनालीराम हुज स्टोरीज चिल्ड्रन लव टू रीड एंड लिसन वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ कृष्णदेव राय। तेनालीराम की स्टोरीज आपने पढ़ी होगी। तो ये जो तेनालीराम है, इनकी स्टोरीज बच्चे जिन्हें बहुत अच्छा उन्हें लगता है पढ़ना और सुनना, वो इन्हीं कृष्णदेव राय के चीफ मिनिस्टर थे। द रूलर्स ऑफ विजयनगर वर मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल्स विद बहमनी किंगडम्स। जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो ज़्यादातर बहमनी किंगडम के साथ युद्ध में इन्वॉल्व रहते थे। किसके साथ? बहमनी किंगडम के साथ। दे वर मिलिट्री स्ट्रॉन्गर देन बहमनीज। इनकी जो सेना थी वो बहमनीज की सेना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। द मेन रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट वाज द डोमिनेशन ऑफ रायचूर दोआब विच वाज वेरी रिच एंड फर्टाइल एरिया। इनके बीच जो टकराव का मेन कारण था, जिस कारण से इनके बीच बार बार युद्ध होते रहते थे, तो वो कारण था रायचूर दोआब। रायचूर दोआब एक एरिया था, उस पर अधिकार करने के लिए इनके बीच युद्ध होता रहता था, क्योंकि ये एरिया काफ़ी फर्टाइल और रिच था, यानी बहुत ही उपजाऊ एरिया था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी उत्पादन होता था, इसलिए इसके लिए इनके बीच में टकराव होते रहते थे। डोमिंगो पाइस फ्रॉम पोर्तुगल, यानी पुर्तगाल के डोमिंगो पाइस और पर्सिया के अब्दुल रज़ाक, और ये सारे क्या हैं? ये फॉरेन विजिटर्स थे जो इंडिया में आए थे विज़िट करने के लिए। इसके अलावा और भी कई विजिटर्स थे जिन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, विजयनगर के और ट्रेड का जो फल फूल रहा था उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था विजयनगर एम्पायर का, देखते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट वाज द किंग। स्टेट का हेड राजा होता था, सर्व प्रमुख राजा होता था। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ ए काउंसिल विद इंक्लूडेड एमिनेंट नोबल अपॉइंटेड बाय हिम। वह अपना शासन एक काउंसिल की हेल्प से करता था, जिसमें जो काउंसिल में जो नोबल्स होते थे वो उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वो नोबल्स कुछ मतलब स्पेशल खास नोबल्स होते थे, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नोबल्स होते थे, उनको वो नियुक्त करता था अपनी काउंसिल में, और उनकी हेल्प से वो शासन किया करता था। द किंग वॉज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशरी। राजा जो होता था वो प्रशासन का, आर्मी का, सेना का और जुडिशरी यानी न्याय का, इन सभी का हेड वही राजा ही होता था। द काउंसिल कोड एडवाइज द किंग बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन इट। तो ये जो काउंसिल उसने अपनी हेल्प के लिए बना रखी थी, अपॉइंट किया था लोगों को, तो इस काउंसिल की एडवाइस, इनसे एडवाइस वो लेता था, लेकिन इस एडवाइस को मानने के लिए वो बाध्य नहीं था कि उनकी एडवाइस को ही माने और फॉलो करे। द कॉइन्स ऑफ दैट पीरियड इंडिकेट दैट द किंग फॉलोड वैष्णविज्म। इस काल के जो कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उनसे ऐसा इंडिकेट होता है, उनसे ऐसा लगता है देख करके कि जो राजा था वह वैष्णविज्म को फॉलो करता था, यानी वैष्णव धर्म को फॉलो करता था। जैसे कि हमने पहले ही क्लास 6 में भी पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में, हर्ष के टाइम में भी, कि जो हिंदू धर्म था वो हिंदू धर्म 2 पार्ट्स में था। एक था जो वैष्णविज्म और दूसरा था शैविज्म। वैष्णविज्म जो विष्णु को मानने वाले थे और शैविज्म जो शिव को की मानने वाले थे, इनको फॉलो करने वाले थे।
अब है हमारा डू यू नो। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा हम हर देखिए हर किसी साम्राज्य के में देखते आ रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर होता है, साम्राज्य होता है, उसको अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एम्पायर है, तो यहाँ हर जगह इतने बड़े एरिया में राजा का कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको प्रोविंसेस में बांट देता है और हर जगह एक एक ऑफिसर्स नियुक्त कर देता है, ताकि और उन सब ऑफिसर्स का उस राजा के साथ डायरेक्ट लिंक रहता है और कैसा प्रशासन वहाँ का चल रहा है वो पता चलता है उससे। तो इस तरह से इसमें भी था, प्रोविंसेस में बटे हुए थे। तो विजयनगर क्योंकि साउथ था, तो साउथ में थोड़ा लैंग्वेज अलग होती है, तो वहाँ पर देखिए प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था, राज्य कहा जाता था, और डिस्ट्रिक्ट को कोट्टम कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ विलेज, गाँव के ग्रुप को नाडू कहा जाता था, और गाँव को ग्राम कहा जाता था। तो ये नाम है वहाँ पे के विजयनगर एम्पायर के थे। इनको आप लर्न कर लें। आगे देखते हैं। वैष्णव वाज द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल आल्सो। लोगों का मुख्य धर्म जो था वैष्णविज्म था। दे वाज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटी, ग्रेजिंग टैक्स, मैरिज टैक्स एटसेट्रा। द मोटो ऑफ विजयनगर किंग वाज प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विक्ड। तो यहाँ पर इससे क्या था, ज़्यादातर लोग जो है मेन रिलीजन जो था इस साम्राज्य में यहाँ के लोगों का वो वैष्णविज्म था। यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम भी था, जिसमें लैंड और जो लैंड रेवेन्यू था, ज़मीन से जो रेवेन्यू प्राप्त होती थी लैंड टैक्स से, वो स्टेट की इनकम का मेन सोर्स था। और इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा कर, दूसरे सीमा कर यानी बॉर्डर पे जो शुल्क लिया जाता है वो सीमा कर, ग्रेजिंग टैक्स, चराई कर, मैरिज टैक्स, ये सब भी और भी टैक्स इसमें शामिल थे। और जो विजयनगर के राजा थे उनका मेन मोटो क्या होता था, उद्देश्य क्या होता था कि अच्छे को प्रोटेक्ट करना और बुरे को पनिश करना। अब देखते हैं इसका सोसाइटी एंड कल्चर। तो इस समय के यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर क्या थी। सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मेनली ये सोसाइटी जो था वो 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। पहला ग्रुप था द नोबल्स एंड हाई ऑफिशियल्स थे, बिग ट्रेडर्स एंड द मिडिल क्लास एंड द कॉमनर्स। यानी 3 क्लासेस में बटा था, जिसमें पहला फर्स्ट जो था वो नोबल्स और हाई ऑफिशियल्स थे उसमें, और जो सेकंड क्लास था उसमें बिग ट्रेड से बड़े बड़े व्यापारी और मिडिल क्लास के लोग थे, और जो थर्ड था उसमें कॉमन मैन्स होते थे। सोसाइटी वाज गवर्नड बाय वर्ण सिस्टम। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम प्रचलित था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही समाज चलता था। ब्राह्मण इंजॉयड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन। जो इनमें से जो हमने सोसाइटी वर्ण सिस्टम क्या होता है, वर्ण सिस्टम में 4 पार्ट में सोसाइटी बटी हुई रहती है, जैसे क्षत्रिय, नहीं पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से 4 पार्ट में बटी रहती है सोसाइटी, इसी को वर्ण सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण का जो पोजीशन था वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होता है, सोसाइटी में होता था। द वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। महिलाओं को भी समाज में सम्मान प्राप्त था। दे वर एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस। और वे भी शिक्षित होती थी और संस्कृत और लोकल लैंग्वेज में अच्छी तरह से उनको उनकी जानकारी होती थी। दे वर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूजिक। उन्हें डांस और म्यूजिक की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। पोलीगामी एग्जिस्ट अमंग द रिच बट द कॉमन पीपल हैड ओनली वन वाइफ। तो जो रिच पीपल थे उनके बीच पोलीगामी यानी कि बहुविवाह, यानी कि एक पत्नी से ज़्यादा शादियाँ, यानी कि एक पत्नी नहीं कई सारी शादियाँ करना, 2 3 4 जितना मतलब कि वो रख सकते हैं उतनी शादियाँ करना, तो उसी को पोलीगामी कहते हैं, बहुविवाह, कई सारी शादियाँ करना। तो उनकी एक से ज़्यादा पत्नी होती थी, लेकिन जो कॉमन मैन था उनकी केवल एक ही वाइफ होती थी। सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट। ये सभी प्रचलित हैं, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज। देयर वर देवदासीज इन द टेम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग पूजा। मंदिरों में पूजा करने के लिए देवदासियाँ होती थी। एजुकेशन वाज मेनली इम्पार्टेड इन टेम्पल्स एंड मठ्स विच वर गिवन ग्रांट्स बाय द किंग। एजुकेशन मेनली टेम्पल्स और मठ्स में ही दिए जाते थे, जिन्हें कि राजा के द्वारा अनुदान मिलता था। सियाना वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हु रोट कमेंट्रीज ऑन वेद्स। जो सियाना है ये एक बहुत ही मतलब ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के, जिन्होंने वेद के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। महानवमी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म। और इसमें एक महानवमी फेस्टिवल होता था विजयनगर साम्राज्य के समय सोसाइटी में, जो कि लोग काफ़ी ही ग्रेट जॉय और एंथुसियाज्म यानी कि बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ उससे मनाते थे।
Hindu dominated the population, but the people of other religions also lived in peace and harmony. हालांकि उस साम्राज्य में ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग थे वे भी शांति से और मिलजुल करके रहते थे, प्रेम प्यार से। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो यहाँ इस समय आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था देखते हैं। विजयनगर हैड मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड टेम्पल्स। विजयनगर में बहुत सारे सुंदर सुंदर महल और मंदिर थे। विट्ठल स्वामी एंड विरूपाक्ष आर द मोस्ट फेमस टेम्पल, और इनमें से विट्ठल स्वामी और विरूपाक्ष जो हैं वो सबसे फेमस टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। इट इज़ सेड दैट द सिटी वाज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर 7 दीवारों से घिरा हुआ था। लार्ज पिलर्ड हॉल्स नोन एज कल्याण मंडप, जो बड़े बड़े पिलर वाले हॉल होते थे उन्हें कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था। एंड वेरी हाई गेटवे आर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल्स, और बहुत बड़े साइज़ के जो गेट होते थे वह भी इस मंदिर के कुछ खास फीचर्स होते थे। लाइफ साइज स्टेचूज ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स। तो जो बड़े बड़े साइज़ के स्टेचूज होते थे किंग और क्वींस के, वो भी आर्ट और स्कल्पचर्स का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ लैंग्वेज एंड देयर लिटरेचर इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन दिस पीरियड। इस समय में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर उपलब्ध थे, लिखे जाते थे, और इनका भी इस काल में काफ़ी योगदान था। अब हमारा है बहमनी एम्पायर। इन 1347 सी हसन गंगू एन ऑफिसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये दूसरे एरिया में था, वो हमने पढ़ा विजयनगर, वो विजयनगर के एरिया में हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र हो गए, और दूसरी जगह में बहमनी किंगडम जो था वहाँ पर हसन गंगू था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का एक ऑफिसर था। तो उसी ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी किंगडम की स्थापना की थी। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 तरफ या प्रोविंसेस। उसने अपने किंगडम को, साम्राज्य को 4 प्रोविंसेस में बंटा था। इन प्रोविंसेस को उसके शासनकाल में तरफ्स कहा जाता था, और ये 4 प्रोविंसेस थे गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बीदर। इन 4 प्रोविंसेस में उसने अपने साम्राज्य को बांटा था। बहमनी डायनेस्टी रूल्ड अप टू 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स। बहमनी डायनेस्टी में 18 शासक हुए, 18 शासक हुए, जिन्होंने 175 ईयर्स तक शासन किया, और इनमें फिरोज शाह बहमनी जो था वो सबसे मोस्ट फेमस रूलर था, जिसने 1397 से लेकर के 1422 सी तक शासन किया था। ही वॉज ए वेरी लर्न मैन, वह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ही वॉज ए गुड कैलीग्राफिस्ट एंड कंपोज्ड वर्सेज इन अरेबिक, पर्सियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़। वह एक बहुत ही अच्छा कैलीग्राफिस्ट कह सकते हैं कि लेखक था, लिखता था, पोएम वगैरह भी बहुत अच्छे लिखता था वो, और कई सारी लैंग्वेज में जैसे कि अरेबिक, पर्सियन, मराठी, तेलुगु और कन्नड़, इन सब लैंग्वेज में भी वो कंपोज करता था। फिरोज शाह वांटेड टू मेक दक्कन ए कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। फिरोज शाह जो था वह दक्कन को, यानी कि साउथ वाला जो पार्ट था इंडिया का, उसको एक कल्चरल सेंटर बनाना चाहता था, इंडिया का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था। मैनी लर्न मैन एंड स्कॉलर्स केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अबॉर्ड। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान व्यक्ति और स्टूडेंट्स लोग आते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से पढ़ने के लिए। ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। उसने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था जहाँ से इसका देख रेख की जा सके, निरीक्षण कार्य किया जा सके। फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। फिरोज शाह ने अपने शासन में, अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी शामिल किया था। ही हैड टू लीव द थ्रोन टू हिज ब्रदर अहमद शाह हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। उसने अपना शासन छोड़ दिया था अपने भाई अहमद शाह के लिए, और अहमद शाह ने अपनी कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर ट्रांसफ़र कर दिया था। यहाँ देखते हैं, डू यू नो में अहमद शाह ग्रैंडसन हुमायूं वाज कॉल्ड जालिम हुमायूं एज ही वाज ए क्रूअल एंड मर्सीलेस रूलर। तो अहमद शाह का एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था हुमायूं, उसे लोग जालिम हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर और मर्सीलेस, यानी जिसके अंदर दया ना हो, ऐसा शासक था। ड्यूरिंग 1463 to 81 CE, महमूद गवन वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट इन रियलिटी ही कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस समय में 1463 से 81 के टाइम में महमूद गवन जो था वो प्राइम मिनिस्टर था बहमनी किंगडम का, लेकिन रियल में
उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उसी के पास था, रियल में वही पूरा कंट्रोल कर रहा था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 8 तरफ प्रोविंसेस। जो साम्राज्य था वो 8 तरफ में यानी प्रोविंसेस में बटा हुआ था अंडर तरफदार्स, और उन तरफदार के अंडर में यानी कि जितने भी तरफ थे प्रोविंसेस थे उनका हेड कौन था, तरफदार था। द सैलरीज एंड पर्क्स वर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल्स। हर नोबल्स के लिए उसकी सैलरी और अन्य भी जो सुविधाएं थी वो फिक्स थी। सैलरीज वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। जो सैलरी दी जाती थी उन्हें वो कैश में भी दी जाती थी या फिर जागीर के रूप में भी दी जाती थी। गवर्न बिल्ड ए ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बीदर। गवर्न ने एक बहुत ही बड़ा मदरसा, जिसे ये कॉलेज हम भी कह सकते हैं, बीदर में बनवाया था। द बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद टाइल्स। और जो बिल्डिंग था वो बहुत ही सुंदर से टाइल्स से सजाया हुआ था। इट कुड एकोमोडेट 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और इसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स रह सकते थे, एक बार में बैठ सकते थे। द बहमनी किंगडम वाज ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो बहमनी किंगडम था वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक कल्चरल ब्रिज के रूप में काम करता था, यानी कि इधर से नॉर्थ वाला पार्ट का जो कल्चर था और इधर से साउथ वाला पार्ट का जो कल्चर था उसके बीच में था। तो इस यहाँ का भी कल्चर थोड़ा मिक्स था और यहाँ का भी कल्चर थोड़ा इसमें मिक्स था। तो इस तरह से ये एक ब्रिज का काम करता था। तो आज की इस वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।